नमस्कार, हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैली शर्मा। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी सेहत से जुड़े सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट से दिलवाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं हमारी आज के एक्सपर्ट के साथ। डॉक्टर सुशीला खुटेटा एक प्रसिद्ध प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ है। वे राजस्थान के जयपुर शहर में कार्यरत है और वर्तमान में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में सेवाएं दे रही है। उन्हें इस क्षेत्र में लंबे समय का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। इनकी विशेषज्ञता उच्च जोखिम गर्भावस्था, किशोरावस्था, स्त्री रोग तथा रजोनिवृत्ति स्वास्थ्य में है। जटिल गर्भावस्था मामलों और महिलाओं से जुड़ी विशेष स्वास्थ्य समस्याओं के उपचार में वे कुशल मानी जाती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं सवालों की तरफ। पहला प्रश्न स्वाति वर्मा ने पूछा है, जिनकी उम्र 28 वर्ष है और मासिक साइकिल नियमित है, लेकिन हर बार बहुत तेज दर्द और थकान रहती है। क्या यह सामान्य है या किसी गंभीर जांच की जरूरत है? सबसे पहले स्वाति जी, क्या ये आपको शुरू से ही था दर्द या अभी इन 3-4 महीनों में ही हुआ है? अगर शुरू से ही था तो ये नॉर्मल है, ये हार्मोनल के इफेक्ट की वजह से है। पर अगर ये अभी आपने नोटिस किया है कि 3-4 महीनों में ही ये है, तो इसके लिए आपको जरूर स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। एक कंडीशन होती है कंजेशन, प्रीमेंस्ट्रुअल कंजेशन, उसके अंदर भी ये सब चीज़ें होती है, बट जैसे जैसे माहवारी आती है ये ठीक हो जाती है। आपको अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, ज़्यादा बाहर की चीज़ें, तली वली चीज़ें ये ना खाएं, अपनी दिनचर्या अच्छी रखें। उसके बाद भी ठीक ना हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बिल्कुल मैम, हम देखते हैं कि हर उम्र के बाद, हर 2 से 3 साल बाद पीरियड्स के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बदलते हैं। एक टाइम ऐसा होता है जब कभी रियलाइज़ भी नहीं होता है कि पीरियड्स आने वाले हैं। धीरे धीरे एज के साथ सिम्टम्स में बहुत बदलाव आता है। तो क्या ये सामान्य है या इस पर कुछ ध्यान देने की ज़रूरत होती है? ये सब हार्मोन की वजह से है। अपने शरीर में हार्मोन का उतार चढ़ाव होता रहता है। जैसे उम्र आपकी 38-40 की आएगी, धीरे धीरे प्री मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जिसमें आपको ओबेसिटी हो जाएगी, मूड स्विंग्स आने लग जाएंगे, मासिक धर्म की अनियमितता हो जाएगी, कभी जल्दी आएगी, कभी लेट आएगी। ये नॉर्मल है, पर ये धीरे धीरे करके आपका 3-4 साल के अंदर ये चली जाएगी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरी उम्र 24 वर्ष है और मेरे पीरियड्स बहुत अनियमित है, कभी जल्दी आता है तो कभी देर से। क्या यह हार्मोनल समस्या हो सकती है? नेहा शर्मा का ये सवाल आया है। सबसे पहले पूछूंगी मैं नेहा कि क्या आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? कई बार मानसिक तनाव से भी ये इरेगुलर हो सकते हैं। जैसे अपने एग्ज़ाम होते हैं या घर में कुछ फंक्शन होता है तो अपने पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं। 3-4 महीने से हो रहे हैं तो आप अपने आप का आकलन करें कि क्या कारण है। कोई स्ट्रेस तो नहीं है आपका, कोई लाइफस्टाइल के अंदर कोई चेंज तो नहीं हुआ है। आप डाइट अच्छी लीजिए, योगाभ्यास करिए, आपका इसी से ठीक हो जाएगा। 3-4 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर वजन बढ़ रहा है आपका तो आपको पीसीओडी की बीमारी हो सकती है। उसके लिए आप गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। बिल्कुल, अगर हम पीसीओडी, पीसीओएस की बात करें तो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है ये बीमारियां लड़कियों में। और हम देखते हैं कम उम्र में ही फीमेल्स को 2-2 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं। अनमैरिड गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा पीरियड्स की अनियमितता होती है। तो इसके लिए हमें किस तरह की लाइफस्टाइल को मैनेज करना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चियों को अपना वज़न कंट्रोल करना चाहिए। खाने में जो बाहर की चीज़ें, पैक्ड फूड तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो रोज़ अपन मंगाते रहते हैं बाहर का खाना, मैदा है, किस तरह की चीज़ें हैं, क्या क्वालिटी है, मेंटेन्ड है कि नहीं है, ये अपन को नहीं खानी है। दूसरा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहिए। टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना, 10 से 15 मिनट के लिए व्यायाम करना चाहिए, मेडिटेशन कर लीजिए, आप योग कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्या खा रहे हैं आप? हरी सब्जियां खूब खाइए, फल खूब खाइए, पत्ते की चीज़ें खाइए, अंकुरित चीज़ें खाइए और स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिए। अगला सवाल पूजा गुप्ता ने पूछा है। मेरी उम्र 32 वर्ष है और पीरियड्स के दौरान मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और कमज़ोरी महसूस होती है। क्या यह एनीमिया किसी और बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है? बिल्कुल सही कहा। कई बार एनीमिया में भी ब्लड लॉस ज़्यादा होता है और ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया भी हो सकता है। ये एक विशेष साइकिल है। तो अगर आपको ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, अभी 3-4 महीने में ही हो रहा है, तो आप देखिए क्या कारण हो सकता है। क्या आपने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया है? क्या इसके साथ दर्द हो रहा है? क्या क्लॉट पास हो रहे हैं? आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। कहीं फाइब्रॉइड तो नहीं हो रहा है आपके, कहीं आपके सर्वाइकल पॉलिप तो नहीं हो रहा है, तो आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए।
बिल्कुल मैम, जैसा फाइब्रॉइड्स बनना, सिस्ट की बीमारी होना, और आजकल हम एक टर्म सुनते हैं एंडोमेट्रोसिस, ये भी महिलाओं में बहुत ज़्यादा आम होने लग गई है, जिसमें चॉकलेट सिस्ट बनता है। तो क्या जिन फीमेल्स को शादी के पहले एंडोमेट्रोसिस की समस्या होती है, उन्हें बाद में कंसीव करने में दिक्कत आती है, और इससे हमें किस तरीके से समस्या को सही करना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि एंडोमेट्रोसिस होता क्या है। बिल्कुल। जो यूट्रस की इनर लाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज एंडोमेट्रियम, ये बाहर की तरफ चली जाती है, या मायोमेट्रियम में चली जाएगी, या बाहर की तरफ चली जाएगी, या ओवरी में चली जाएगी, या और कहीं यूट्रस के बाहर चली जाएगी, जो पेल्विक एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर चली जाएगी, पेल्विक पेरिटोनियम में आ जाएगी। ये तो एंडोमेट्रियोसिस। तो हर पीरियड के टाइम में ये सारे एंडोमेट्रियोटिक टिश्यू ये एक्ट करेंगे, ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होते हैं और इनमें ब्लीडिंग होती है। छोटे छोटे पूरे पेल्विस के अंदर आपको नोड्यूल जैसे दिखेंगे, जो पीरियड के दिनों में ये फूल जाएंगे। जैसे पीरियड होगा ये अपने आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये सारा हार्मोन की वजह से है, और ये सारा अभी के जो लाइफस्टाइल है बच्चों की, जो मोटापा बढ़ रहा है, या खाने पीने में जो अपन खा रहे हैं शुद्ध है नहीं है, रात को लेट सोना, लेट उठना, जो भी है, आपका डेस्क वर्क ज़्यादा करना, ये सब एक कॉज है एंडोमेट्रियोसिस का। वैसे तो ये हार्मोनल है ही। जी, तो मैम इसका इलाज दवाइयों से संभव है या कोई सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है? एंडोमेट्रियोसिस का इलाज एज सच कुछ नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस में अपन हार्मोन ही देते हैं, ऐसे हार्मोन देते हैं जिससे जो एंडोमेट्रियम है ये ग्रो करना कम कर जाए, जिससे एक्सेस में ब्लीडिंग नहीं होएगी। और बाहर की तरफ जो एंडोमेट्रियम है, जो एक्टोपिक एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसके अंदर असर पड़ेगा इन हार्मोन्स का। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट ही इसका है। अगर ओवरी में कहीं और ये साइज बड़ा है, जैसे आपने कहा ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, तो इसको तो अपन को निकालना पड़ेगा अगर साइज 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरी उम्र 29 वर्ष है और मेरे स्तनों में गांठ महसूस होती है और हल्का दर्द भी रहता है। क्या यह सामान्य है या मुझे तुरंत जांच करवानी चाहिए? सोनाली मिश्रा का ये सवाल आया है। सोनाली जी, कितने दिन से है ये आपके गांठ? क्या दोनों स्तन में है या एक ही स्तन में है? क्या साइज है इसकी? अगर ये पीरियड से रिलेटेड है, जैसे पीरियड से पहले आपके स्तनों में दर्द हो रहा है और पीरियड होने के बाद ये आपका दर्द सही हो जाता है, तो इसमें आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये हार्मोनल है, हार्मोन के इन्फ्लुएंस की वजह से है। आप अपना वजन कम करेंगे, डाइट का ध्यान रखेंगे, इसी से ठीक हो जाएगा। पर अगर ये कांस्टेंट चल रहा है, या जो लंप है ये बढ़ रहा है, या इसमें दर्द हो रहा है, या इसका साइज चेंज हो रहा है, या कोई डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको ज़रूर अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। बहुत सारी महिलाओं में ये भी शिकायत होती है कि पीरियड्स के पहले उन्हें हाइपर एसिडिटी फॉर्म हो जाती है, कुछ भी खाते हैं एसिडिक फ्लो आने लगता है, कई बार वॉमिटिंग का भी मन करता है। तो ये भी एक हार्मोनल बदलाव ही है या इस समस्या को काबू में नहीं, कर रहा है? ये हार्मोनल बदलाव है। ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या सिम्टम्स बोलते हैं, जिसमें ब्रेस्ट में हैवीनेस हो जाता है, बॉडी भी हैवी लगती है, एक चुभन भी महसूस होती है, आपको ये लगता है कि एसिडिटी बढ़ रही है, मेरे को खा नहीं रहे हैं आप, क्योंकि आप खाते नहीं हैं, टाइम से खाते नहीं हैं, क्या खा रहे हैं ये भी देखना होगा आपको। पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। बिल्कुल, कई बार महिलाओं की शिकायत आती है कि हमें स्टार्टिंग के 2 दिन हैवी फ्लो होता है, फिर फ्लो एकदम बंद हो जाता है, फिर 4-5 डे पे वापस फ्लो होता है। इस कारण हमारी जो साइकिल है वो 6-7 दिन तक चलती रहती है। कई महिलाओं की शिकायत आती है कि हमें फ्लो बिल्कुल कम होता है। तो जो पीरियड्स का फ्लो होता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? अगर आपकी रेगुलर साइकिल थी और अब आपकी साइकिल कम हो रही है, आपका वजन भी बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि पीसीओ हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो सकता है आपको। और आपको अगर लग रहा है कि पीरियड आ रहे हैं, 5-7 दिन आ रहे हैं, फिर 10 दिन के बाद फिर आ गए, फिर 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद फिर आ गए, तो कहीं हो सकता है सर्वाइकल पॉलिप हो, आपके एंडोमेट्रियल पॉलिप हो, उसकी वजह से भी आपको स्पॉटिंग होती रहती है। बिल्कुल, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल किरण यादव ने पूछा है, जिनकी उम्र 30 वर्ष है और उन्हें बार बार सफ़ेद पानी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है। क्या यह सामान्य है या संक्रमण का लक्षण हो सकता है? किरण जी, अगर ये वाइट डिस्चार्ज ही है खाली, इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई स्टिकीनेस नहीं है, आपको कोई इचिंग नहीं हो रही है, तो ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। ओवुलेशन के टाइम में जैसे ज़्यादा स्राव होता है, ये वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। पर अगर इसके साथ स्मेल भी आ रही है, आपको इचिंग भी हो रही है, आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हो सकता है वजाइना इन्फेक्शन हो सकता है, यूट्रस के माउथ सर्विक्स पे भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है।
जी, और कई महिलाओं को जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम नहीं होता है उस समय भी लगातार वाइट डिस्चार्ज की समस्या बनी रहती है, तो इसके क्या कारण प्रमुख हो सकते हैं? ये वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, सर्वाइकल इरोजन हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकती है, जो यूट्रस का माउथ है उसकी वजह से भी हो सकता है। वजाइना का इन्फेक्शन भी कई बार होता है। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता उनको डायबिटीज़ है और फिर उनको हरदम रहता है कि इचिंग ऑफ एंड ऑन हो रही है, डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन रहता है तो स्मेल आ रही है। तो आप अपना चेकअप पूरा कराइए कि क्या कारण है। उसमें वजह स्वाब कल्चर करा सकते हैं वो लोग, पैप्समियर ले सकते हैं वो लोग। हो सकता है कि ब्लड की जांच कराएं कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो या प्री डायबिटिक तो नहीं है। बिल्कुल। अगला सवाल राधा सिंह ने पूछा है, जिनकी उम्र 27 वर्ष है और पीरियड से पहले उन्हें बहुत चिड़चिड़ापन, सिरदर्द और मूड स्विंग्स महसूस होते हैं। क्या यह पीएमएस है या कोई और समस्या हो सकती है? ये पीएमएस ही है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। थोड़ा आप अपना मॉडिफिकेशन करें, लाइफस्टाइल है, तली फुली चीज़ें ना खाएं, आप गर्म चीज़ें ज़्यादा ना लें, थोड़ा वॉक करिए, मेडिटेशन करिए, इससे ही आपको आराम हो जाएगा। स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। जी, कई महिलाओं को हम देखते हैं मैम जो मेनोपॉज के टाइम में जा रही होती है और उन्हें पता नहीं होता है कि उनका स्वभाव क्यों बदल रहा है, उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वे बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती है, उन्हें बहुत गुस्सा भी आता है। तो मेनोपॉज में जो महिलाएं जा रही है या जिनका मेनोपॉज शुरू हो गया है, उन्हें किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए और उस समय कैसा रूटीन बरतना चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे होगा? डाइट से होगा, वो होगा वॉक से, एक्सरसाइज से, बहुत ज़रूरी है। योगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को खाली ना रखें, कुछ ना कुछ करते रहिए। एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो जाता है क्योंकि यूजुअली इस टाइम तक सब बच्चे बाहर चले गए, आप भी अपने घर गृहस्थी के सब कामों से निवृत्त हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो गई, अब करने को कुछ नहीं है। बहुत सोशल बनिए, कुछ कुछ क्रिएटिव करिए। अभी तक आपको समाज ने दिया है, अभी ये वक्त आया है कि आप समाज को कुछ दीजिए। तो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखिए, मेंटल स्ट्रेस ना लीजिए। सबसे बड़ा दुश्मन है मेंटल स्ट्रेस। स्ट्रेस ना करें आप जाइए जहाँ लोग हैं, बहुत सारे लोग मिल रहे हैं, फ्रेंड सर्किल है, उन सब में जाइए, सोशलाइज करिए एंड पॉजिटिव सोचिए आप, क्योंकि अब ये टाइम है, दिस इज़ द मी टाइम, जब आप अपने आप को, अपनी हेल्थ के बारे में, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में सब कुछ आप अच्छा कर सकती हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एम्प्टीनेस सिंड्रोम बहुत आम है उन महिलाओं में जो मेनोपॉज की तरफ जा रही है। उससे बचने के लिए अपने आप को किसी भी एक्टिविटी में, अपनी किसी पसंदीदा हॉबी में इंडल्ज रखिए, जिससे आपके दिमाग में किसी भी प्रकार की ओवर थिंकिंग नहीं आए। मैम, आजकल हम देखते हैं कि डिलीवरी के बाद कई महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन जैसी समस्या होती है। ये काफ़ी एक नया शब्द है जो इन सालों में बहुत ज़्यादा चर्चित भी हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या बदला है इन सालों में कि महिलाओं में पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो रहा है और उससे कैसे जूझना चाहिए, और क्या उसका असर एक माँ का अपने बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बिल्ड करने पर भी आता है? पहले क्या यंग एज में माँ बन जाती थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, तो सारे जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर हो जाती थी। कोई रात को सो रहा है, कोई दिन में सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बच्चे का हेल्प कर रहा है। ऑल्दो मेल्स ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, आजकल के हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, बट ये है कि सोसाइटी का कुछ इतना योगदान नहीं है। अब सब अकेले अकेले रह रहे हैं, बच्चे हाई प्रोफाइल जॉब कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो है ही। लेट एज में शादियाँ हो रही हैं तो वो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत है, स्ट्रेस भी बहुत है, बैक ऑफ माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। ये अब क्या करें, बच्चा भी आ गया, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब शेयर कौन करेगा? कोई करने वाला नहीं है। जो आप मेड बुला रहे हैं, हेल्प बुला रहे हैं, वो कब आएंगे, कब नहीं आएंगे? फिर आपके बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, फिर आप रात को बच्चा जग रहा है तो आप भी जग रहे हो, फिर दिन में आप सोना चाह रहे हो, बच्चा सो रहा है बट आप जग रहे हो, बच्चा जग रहा है आप सो रहे हो, ये लाइफस्टाइल, बॉडी में चेंजेस, ये सब चीज़ें आकर के आदमी एकदम परेशान सा हो जाता है। स्पेशली कोई इमोशनल हेल्प नहीं अगर आपके, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको हस्बैंड वाइफ की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, प्रेगनेंसी दौरान। आजकल तो हस्बैंड वाइफ दोनों की कपल काउंसलिंग करते हैं हम लोग कि क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। ऐसे ही अब जॉइंट फैमिली सिस्टम को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं कि सब साथ रहेंगे तो आप शेयरिंग इज़ केयरिंग, दैट इज़ द थिंग। और अगर परिवार साथ रहता है तो बच्चा कब बड़ा हो जाता है ये भी पता नहीं चलता है। बच्चे को संभालने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो जो माँ कंसीव कर रही है या जो मदर्स अभी अभी जस्ट माँ बनी है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो थोड़े टाइम तक जॉइंट फैमिलीज में रहे, कपल काउंसलिंग ज़रूर करवाए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला प्रश्न अनु चौहान ने पूछा है, जिनकी उम्र 25 वर्ष है और उनको पीरियड्स बहुत हल्के आते हैं और सिर्फ 2 दिन तक रहते हैं। क्या यह ठीक है? उन्हें कोई विशेष तरह की जाँच करवानी चाहिए? अगर शुरू से ही पीरियड कम आ रहे हैं तो ये इसका मतलब आपकी साइकिल ही ऐसी है। 2-3 डेज अगर आ रहे हैं, 2-3 पैड हो जाते हैं, दैट्स नॉर्मल। बट अगर आपने ये नोटिस किया है कि अभी 3-4-6 महीनों में हुआ है, तो
तो कुछ ना कुछ इसका जरूर कारण होगा। पॉलीसिस्टिक ओवरी भी हो सकती है वन ऑफ द कॉज। तब आप जरूर मिलिए डॉक्टर से कि भाई अभी मेरे 2-3 महीनों से स्कैंटी पीरियड हो गए, तो हार्मोनल चेंजेस कुछ ना कुछ तो बॉडी में हुआ ही है। जी, अगला सवाल अनामिका चौधरी ने पूछा है, जिनकी उम्र 35 वर्ष है और उन्हें बार बार पेशाब करते समय जलन और दर्द महसूस होता है। क्या यह यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है? डेफिनेटली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। अब इसका कॉज कुछ भी हो सकता है। आप ज़रूर गायनाकोलॉजिस्ट से मिल करके यूरिन की जांच कराएं, रूटीन एंड कल्चर दोनों। उसके साथ साथ वो आपकी वजाइनल चेकअप भी करेंगी कि वजाइना के अंदर तो कोई इन्फेक्शन नहीं है जिसकी वजह से यूटीआई बार बार हो रहा है। ब्लड की भी जांच कराइए आप, कहीं आपकी फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ कितनी है। उसमें भी कई बार ये होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, बर्निंग, ये सब होती रहती है बार बार, तो ये भी एक कॉज हो सकता है। तो ज़रूर आप कराइए। यूटीआई है अगर, क्योंकि यूटीआई का टाइमली अगर ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो क्रॉनिक यूटीआई में चला जाता है ये। बिल्कुल, अगर हम यूटीआई की बात करें तो आजकल महिलाओं में यूटीआई की समस्या भी काफ़ी आम हो चुकी है। ऐसी शिकायत आती है कि उन्हें बार बार वजाइनल एरिया में इचिंग महसूस होती है, कई बार पिंपल्स हो जाते हैं या कुछ फोड़ा फुंसी जैसा होता है। तो ये जो लगातार यूरिनरी इन्फेक्शंस होते हैं, हमें क्या सैनिटरी हाइजीन मेंटेन करना चाहिए? क्या होता है कि यूरिनरी इन्फेक्शन है और यूरिन वहाँ पास कर रहे हैं तो एवरी टाइम वजाइना सोक हो रही है, वहाँ सॉइल हो रही है सारी, वो प्रमोट करती है सेकेंडरी इन्फेक्शन। उस इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से ये बार बार इचिंग होती है। जो आप बता रही हैं बॉयल्स हो गए, छोटे छोटे इचिंग हो रही है, रैशेज़ हो रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ दैट। तो इसमें यही है, जितनी बार यूरिन करने जाओ आप क्लीन करिए एंड वंस इन ए वाइल आप पूरे दिन में एक बार, जैसे लैक्टोसेड ऐसी एंटीबैक्टीरियल कोई चीज़ है, एंटीसेप्टिक कोई चीज़ है, इससे आप वॉश करें, बट डिटॉल से ना करें। बाज़ार में आती है जैसे, तो उनसे आप वॉश करें और ड्राई रखने की कोशिश करें। यूरिन करने के बाद उस एरिया को मॉप करके रखें आप। और ऐसे ही पीरियड जब होते हैं तो आप सैनिटरी पैड्स को बार बार चेंज करिए, उसी को लगा के ना रखें। जी, वैसे मैम एक सैनिटरी पैड को कितने घंटे में चेंज करना चाहिए आमतौर पर? डिपेंड करता है आपका फ्लो कितना है। आपका फ्लो बहुत ज़्यादा है तो दिन में 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार भी कर सकते हो। फ्लो कम है तो 2 बार बहुत है, सुबह और शाम बहुत है। बाकी का आप क्लीन रखिए, जेनाइटल हाइजीन का ध्यान रखिए, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। बिल्कुल। और कहीं जो ऐसे वॉश आते हैं जेनाइटल एरियाज के लिए, जो पीएच का दावा करते हैं, तो वो किस हद तक सुरक्षित रहता है और उन्हें कितना इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए ये जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा करने से भी रॉ हो जाती है स्किन। आपको अगर लग रहा है कि इन्फेक्शन है, इचिंग हो रही है, तब आप यूज़ ना करें कोई भी चीज़। जब जो डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करेगा ऑइंटमेंट वो लगाएं, या इंसर्ट करने की बजाय ना टैबलेट रखें वो आप रखें। अदरवाइज एक दिन में जैसे वी वॉश है, लैक्टासिड है, ये आप एक बार क्लीन कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। जी डॉक्टर, हमारी एक महिला पाठक ने सवाल पूछा है जिन्हें एपिलेप्सी की समस्या है। एपिलेप्सी उन्हें जन्मजात नहीं है, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से पिछले 10-15 साल से समस्या है। डॉक्टर ने बोला है कि इसकी दवाई उन्हें पूरी ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। तो क्या वो आगे चलकर नॉर्मली कंसीव कर सकती है और क्या ये समस्या बच्चे में जेनेटिक रूप में आ सकती है? कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी जी। अगर एपिलेप्सी है, कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि दवाई आप जो भी आपके न्यूरोफिजिशियन है उनकी गाइडेंस से ही लें। कई बार वो ऐसी दवाइयाँ देते हैं टेरेटोजेनिक ना हो, कि बच्चे कोई जन्मजात विकृति ना हो, तो उस तरह की दवाई देते हैं। लो डोज भी कर सकते हैं वो। तो इसमें बच्चा होने में, बच्चा पैदा करने में, बच्चा बॉर्न होने में कोई दिक्कत नहीं है। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग चलती रहती है, उसको हम लोग रोकते नहीं है, बस डॉक्टर के हिसाब से टाइटर कर लेते हैं। बिल्कुल, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरे हाथ पैर में अक्सर सूजन आ जाती है। क्या ये सिर्फ पानी रुकने की वजह से है या कोई गंभीर कारण हो सकता है? पूजा सिंह का ये सवाल आया है। पानी रुकना माना शरीर के अंदर सूजन आना, स्वेलिंग होना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मेडिकल कॉजेज भी हो सकते हैं। क्या आपको डायबिटीज़ है, क्या आपको थायराइड है, क्या आपको ब्लड प्रेशर है, तो ये आपको मेडिकल, आपके जो भी कंसल्टेंट हैं उनसे मिलकर के आपको ये कराना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन भी करानी पड़ेगी। क्योंकि गायनी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपके ऐसे सूजन आ जाएगी। ओवरऑल ओबेसिटी हो सकती है, बट सूजन है ये आपके किडनी डिजीज़ से हो सकती है, लीवर डिजीज़ से हो सकती है। आपके मेडिकल डिसऑर्डर के लिए आपको यू शुड कंसल्ट योर फिजिशियन। मैम, जैसे हम देखते हैं आजकल लेट मैरिजेस होना काफ़ी ट्रेंडी हो चुका है। एक ज़माना था जब 22-23 साल में मैरिजेस हो जाती थी, बट अब 30-35 साल तक भी बहुत सारी फीमेल्स अनमैरिड है। तो इसका जो असर है, क्या वो उनकी फर्टिलिटी साइकिल पर आता है और बाद में उन्हें कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती है? और जो आजकल नए तरीके आ गए हैं फर्टिलिटी के,
वो कितना सुरक्षित हो सकता है? जैसे बहुत सारी कंट्रीज में अब महिलाएं अपने एक्स को प्रिजर्व भी करवा रही है, तो क्या आने वाले समय में हम भी इन सब चीज़ों को फेस करने वाले हैं? समय के साथ साथ ओवा की क्वालिटी भी ख़राब होती जाती है, उतनी अच्छी नहीं रहती है जी जैसे 35-36 के बाद धीरे धीरे जी फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, उसके बाद ओवा रिट्रीवल करते हैं, ये सब चीज़ करते हैं, बट ओवा की क्वालिटी देखनी पड़ेगी। एंड जेनेटिक जो प्रॉब्लम्स है वो भी विद एज के साथ बढ़ती जाती है। बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग कई टेस्ट ऐसे हैं जिससे अपन कंसेप्शन से पहले हम जांच कराते हैं, कंसीव कर ली है तो ये बच्चा क्या सही है या जन्मजात कोई विकृति नहीं है, ये टेस्ट भी होते हैं। अब तो मेडिकल साइंस बहुत एडवांस हो गई, अपने यहाँ भी अब बच्चियाँ अधिकतर जॉब कर रही हैं, लेट मैरिज कर रही हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी अपने ओवा टाइमली फ्रीज करा ले। 28, 30, 32 साल तक अपने जब अच्छी क्वालिटी हो तभी अपने फ्रीज करा ले, शादी कभी भी करे वो ओवा आपके काम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, यानी अगर आप जितनी लेट मैरिजेस करते हैं आपकी फर्टिलिटी पे भी उसका फर्क पड़ता है और हो सकता है कि बच्चा जो है वो भी नॉर्मल नहीं पैदा हो पाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल निधि अग्रवाल ने पूछा है, जिनकी उम्र 28 वर्ष है और उन्हें बार बार सिर दर्द और चक्कर आता है। क्या ये सिर्फ तनाव है या किसी और बीमारी का भी संकेत हो सकता है? तनाव तो एक बहुत बड़ा कारण है ही सिर दर्द का, चक्कर आने का। कहीं आपके ब्लड प्रेशर तो नहीं है, आप अपने फिजिशियन को दिखाइए। कोई कान की बीमारी तो नहीं है, उसमें भी चक्कर आते हैं आपको। तो मेन यही है कि आपको एनीमिया तो नहीं है, खून की कमी तो नहीं है। खून की कमी में भी आदमी को चक्कर आती है, बॉडी की थकान रहती है। तो आपको एक फिजिशियन से ज़रूर मिलिए, सबसे पहले गायनाकोलॉजिस्ट से मिलने से पहले फिजिशियन से मिलिए कि कोई मेडिकल कॉज तो नहीं है आपका। बिल्कुल। पीरियड्स के दौरान कई बार देखते हैं कि जो ब्लीडिंग की जो क्वालिटी होती है, कई बार ऐसा होता है कि ब्लीडिंग नॉर्मल होती है, कई बार ब्लीडिंग में बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेल आती है, कई बार ब्लड का जो कलर होता है वो भी बहुत ज़्यादा चेंज होता है। तो क्या ये किसी बीमारी की तरफ संकेत करता है? ये कोई इन्फेक्शन हुआ है ज़रूर। अगर फाउल स्मेल हुआ है तो ये इन्फेक्शन हुआ है, कहीं न कहीं आपके इन्फेक्शन है, तो अपने गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। वो पूरे आपके इन्वेस्टिगेशन वजाना स्वैब कराएंगी, इवन ब्लड का भी कल्चर करा सकती हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकती हैं कि कहाँ क्या चीज़ है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। बिकॉज जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड होता है वो तो ओडरलेस ही होता है, उसमें स्मेल नहीं आनी चाहिए। स्मेल आ रही है या डार्क कलर का है तो कुछ ना कुछ रीजन है, उसके लिए यू शुड कंसल्ट योर गायनाकोलॉजिस्ट। हमारी एक महिला पाठक का सवाल आया है, उन्हें HPV 18 हुआ था, उसके बाद 2 वैक्सीन डोज भी वे ले चुकी है, तीसरी 15 दिन बाद लगेगी। इन्फेक्टेड टिश्यू डॉक्टर ने पूरी तरह से रिमूव कर दिया है। डॉक्टर ने कहा है कि जो इन्फेक्शन है अब बचा हुआ वो अपने आप ठीक होगा। बायोप्सी करवाई थी लेकिन वो नॉर्मल आई है। अब घबराने की कोई बात है क्या? और उनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, क्या वे शादी कर सकती है और शादी के बाद कंसीव करने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं, अगर वो HPV नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर सकती है, कंसीव कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलरली दिखाती रहे कि कहीं रिकर ना कर जाए कभी, तो ये आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जी, HPV को लेकर मैम हमारे समाज में अभी भी अवेयरनेस नहीं है। पैपिलोना वायरस बहुत सारे लोग समझते भी नहीं कि HPV 18 होता क्या है, और ये जो वायरस होता है ये आगे जाके सर्वाइकल कैंसर भी फॉर्म कर सकता है। तो हम इस बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि HPV का मुख्य कारण क्या होता है और उसे किस तरीके से हम समय रहते रोक सकते हैं। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जो कि डायग्नोज हो जाता है। कई पेशेंट्स होती हैं वो कहती हैं कि बहुत डिस्चार्ज हो रहा है, प्लेन वजाइनल डिस्चार्ज भी हो रहा है, उनको इचिंग हो रही है, तो हम लोग कराते ही हैं, पैप्समीर भी कराते हैं, स्वाब कल्चर भी कराते हैं। HPV वैक्सीन के लिए, HPV के लिए हम पेपिलोमा वायरस के डायग्नोज करने से के लिए अब तो इसके वैक्सीन भी चल गए और गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, अब तो फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रही हैं, स्कूल्स के अंदर लगवा रही हैं। तो आप अगर 14 ईयर तक लगवा लें तो 2 डोजेज ही लगती हैं। 14 के बाद 25 साल तक इसके 3 डोजेज हो जाती हैं फिर, और प्रिफरेबली शादी से पहले ही लगवा लेनी चाहिए ये सारी डोजेज। और लाइफ लॉन्ग अभी तक यही है कि लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है इसके अंदर। तो जिन महिलाओं को HPV हो चुका है, क्या उसके बाद वे सामान्य तौर पर सब कुछ खा सकती है? क्या वो वैसी ही डाइट ले सकती है? बहुत बार महिला ये सवाल भी पूछती है कि क्या हम स्पाइसी फूड खा सकते हैं, क्या हम उसी तरीके से एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं जैसा हम पहले रहते थे? उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लाइफस्टाइल में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कई बार हम देखते हैं कि जिन महिलाओं को मेनोपॉज हो रहा होता है, 6 महीने तक तो पीरियड्स बंद हो जाता है, फिर अचानक से 8-9 महीने बाद वापस से पीरियड्स आते हैं, तो ये जो अनियमित साइकिल होती है ये कितने समय तक चलती है? देखिए, मीनोपॉज तो हम तब कहते हैं जब 1 साल तक किसी को पीरियड ना आए। जी।
जी। 45-46 के बाद ये इरेगुलरिटीज़ यूजुअली अमूमन आजकल हम देख रहे हैं कि ये होने लग गई है। बिल्कुल। तो ये आपके 3-4 साल तो आराम से आपका चलेगा, कभी डिले हो जाएगी, कभी फ्रीक्वेंट पीरियड हो जाएगा, कभी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, कभी कम हो जाएगा। बट आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाते रहें, कहीं फाइब्रॉइड्स और तो नहीं हो गए हैं, कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो, आप ये सोच रहे हैं कि ये प्री मेनोपॉजल है और ये कुछ और मेडिकल डिसऑर्डर हो, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो, आपकी गायनाकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो ये 1 साल तक अगर पीरियड चला जाता है, उसके बाद ब्लीडिंग होती है, तो थोड़ी सी अपन को ध्यान देने की बात है, घबराहट की बात है कि कुछ और एंडोमेट्रियम जो अंदर की लाइनिंग है वो थिक तो नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। जी। बदलते लाइफस्टाइल के कारण एक ज़माना था जब 17, 18, 19 साल तक गर्ल्स को पीरियड स्टार्ट होते थे, बट अब 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में भी लड़कियों को पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। और बहुत बार फैमिली भी इस चीज़ को समझ नहीं पाती है। कई बार पीरियड्स 10 दिन की साइकिल में रिपीट हो जाते हैं, हफ्ते भर में रिपीट हो जाते हैं, तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। इसके लिए मैम आप क्या बताना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो पर्सनल हाइजीन को हम बहुत समझाएंगे, क्योंकि बच्चा तो ना समझ है, वो तो 10 साल का 12 साल का बच्चा तो समझता ही नहीं है, तो उसकी माँ को समझाना होगा कि पैड को कैसे यूज़ करना है, कब चेंज करना है, क्या आपको पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। फिर डाइट पे हम लोग ध्यान देंगे कि क्या डाइट, अच्छी न्यूट्रिशियस डाइट दें, खूब ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स, स्प्राउट, ये ऐसी चीज़ें दें, मैदा, चावल, ये बाहर की चीज़ें कम से कम खिलाएं। जो भी आप मोमोज़ है, ये सब चीज़ें, जंक फूड जो है बच्चे खाते हैं, ये ना खाएं। घर का बना हुआ अच्छा खाना खाएं, पौष्टिक है। दूध दें आप, बहुत अच्छा है बच्चे के लिए। फिज़िकल एक्टिविटी खूब कराइए आप इनको। और 14-15 साल तक ये नॉर्मल है कि डिलेड पीरियड आ गए, कि 2 महीने बाद आ गए, 4 महीने, क्योंकि वो हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सेस जो है वो इस्टेब्लिश होता है, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। 15-16 साल तक बच्चे के अपने आप सेट हो जाएगा, 28-30 दिन की साइकिल हो जाएगी। उससे पहले है, अगर बहुत एक्सेस में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर से मिल करके फिर कुछ हार्मोनल दवाई देंगे, नहीं तो हम हार्मोनल दवाई नहीं देते हैं, बस जस्ट पैलिएटिव चीज़ें देंगे हम आपको, कुछ नहीं। बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है आपकी बताई गई टिप्स हमारे पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हेलो डॉक्टर के अगले एपिसोड पर।